जय सिया राम। तो सेट 2 के पार्ट 1 में हमने 4 के घातक क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो है पार्ट 2 है। 5 का क्या क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, जो डी ब्लॉक के तत्व है उनकी विशेषताएं, पहली तो हम कहते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती देख लेना, परिवर्ती कैसे बनता है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनके जो तत्व है डी ब्लॉक के तत्व, उनके उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो बदलती रहती है। मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है इनकी। जैसे आयरन का एग्जांपल हम ले, आयरन का एग्जांपल आयरन Fe+2 में पाया जाता है, Fe+3 में भी पाया जाता है। कॉपर Cu+ भी होता है, Cu+2 भी होता है, Q+Q3। ऐसे जो Mn है मैग्नीज, वो +2 होता है, +4 भी होता है, Mn+6 भी होता है, Mn+7 भी होता है। याद करो कि MnO4, इसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था देखो +7 आएगी। ठीक है, ऐसे क्रोमियम भी +2+6। ये देखो K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, देख लेना। और जो Cr2O3 है, इसमें क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्रोमियम यानी क्रोमियम जो है वो +6 भी है और क्रोमियम +3 भी है। तो इनके एक ओस्मियम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक होती है। यौगिक बनाता है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है या ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होती है, वो बदलती रहती है। मतलब ये एक से अधिक ऑक्सीकरण स्टेट जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बोल देंगे कि रंग। ठीक है, या रंग या रंगीन आयन या यौगिक, या हम बोले रंगीन यौगिक बोल दे, बेटर होगा आयन की जगह रंगीन यौगिक। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व है, हमने जो है इसको सेट 1 में बताया था कि ये जो है ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे कारण है कि जो डी ऑर्बिटल है वो जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि और नीचे से जो इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके जो है उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसको हम बोलते हैं डी संक्रमण। ठीक है, डी संक्रमण या डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो डी संक्रमण के कारण ये क्या है, रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कलरफुल कंपाउंड्स। ठीक है, तीसरा गुण हो जाएगा जो है अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। ठीक है, चुंबकीय गुण आप कह सकते हो, अनुचुंबकीय इनके, या अनुचुंबकीय की जगह लिए चुंबकीय गुण। ठीक है, मोस्टली तो अनुचुंबकीय होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, कुछ प्रतिचुंबकीय भी होते हैं। ठीक है, जैसे जिंक के जो है, जैसे Zn+2 की हम बात करें, वो क्या है, या जिंक खुद क्या है, प्रतिचुंबकीय है। जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड यानी युग्मित होते हैं, वे क्या होते हैं, वे तो प्रतिचुंबकीय होते हैं। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम स्कैंडियम से लेके, और अगर मैं D3D की बात करूँ तो कॉपर तक का, कॉपर में भी क्या होता है 3D 10 और 4s1 होता है। तो कॉपर भी जो होगा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कॉपर भी क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो कॉपर से पहले क्या होता है, निकिल कॉपर जिंक, निकिल तक का ये सब क्या होंगे, इसमें एक मुक्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, फिर 2 3, इनमें सब में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है, अधिकतर क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ओके, और चौथा गुण क्या है, चौथा गुण है उत्प्रेरक का, उत्प्रेरण हम बोल सकते हैं, या उत्प्रेरकीय गुण। ये क्या होता है, ये बहुत बढ़िया उत्प्रेरक भी होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसके पीछे क्या है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स यौगिक बना लेते हैं। जो भी अभिकारक है, अभिकारक के साथ क्या है, ये कॉम्प्लेक्स या जटिल यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, और वो जटिल यौगिक टूट के क्या होता है, उत्पाद देता है, उत्पाद बन जाता है उसका। यह पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये क्या है, उसको अभिकारकों को
अधिशोषित होने के लिए, एक पृष्ठ रसायन चैप्टर था अपनी, उसमें जो उत्प्रेरण का सिद्धांत था कि जो अभिकारक है वो आकर के किसी सतह पर आते हैं, जो है अधिशोषित होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, फिर वहां से भी आपस में रिएक्ट करके उत्पाद बना लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करते हैं अभिकारकों को, ताकि वो उस पर अधिशोषित हो सके, अधिशोषण का सिद्धांत, अधिशोषित होके क्या करे, जल्दी से उत्पाद बने। तो इन मतलब सिंपल सी बात है कि जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल ले, जो अभी नहीं है सिलेबस में, एक हेबर विधि होती थी अमोनिया के निर्माण की, N2+3H2, उससे क्या 2NH3 अमोनिया बना है, उत्क्रमणीय है वैसे तो इसमें जो आयरन है मोलिब्डेनम, वो क्या उत्प्रेरक का कार्य करते थे। तो मतलब डी ब्लॉक के तत्वों के पास उत्प्रेरक के गुण भी होता है, ठीक है। तो 4 जो है हमने बता दिए इनके गुण, ठीक है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन यौगिक बनाते हैं, अनुचुंबकीय गुण पाए जाते हैं, उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं। देखो आंसर को अच्छे से लिखना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बुक में से भी पढ़ो ये टॉपिक्स, ठीक है। अगर नहीं खुद से बना पा रहे हो, मैं समझा दे रहा हूं। अब अगला है कि फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। फिनोल तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन है, क्यों? तो फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि फिनोक्साइड आयन जो है स्टेबल है। देखो जैसे हम फिनोल की बात करें, देखो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो है H पॉजिटिव देते हैं। तो अगर फिनोल जो है H पॉजिटिव दे तो क्या है, ये बन जाएगा O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये क्या है, यह फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये जो फिनोक्साइड आयन है O पे निगेटिव चार्ज है, इसको जो है ये पसंद नहीं है, बट जो फिनोक्साइड आयन है ये अनुनाद के कारण स्थायी होता है। किसके कारण? अनुनाद के कारण स्थायी होता है, ठीक है। ये जितना स्थायी होगा उतना ही अभिक्रिया इस साइड में नहीं मूव करेगी, तो H पॉजिटिव जितना देगा ये उतना ही जो है फिनोल क्या है, अम्लीय है, ठीक है। मतलब फिनोक्साइड आयन स्थायी है, इसका मतलब फिनोल क्या है, अम्लीय है। स्थायी कैसे है, देखो जो ये फिनोक्साइड आयन है, ये डबल बॉन्ड समझ रहे हो, ये वाला यहाँ है, ये यहाँ पे ये अब ये जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको पसंद नहीं है निगेटिव आयन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ठीक है। और ये वाले शिफ्ट होके यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ वाले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब ये जो इधर इलेक्ट्रॉन आए हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर पूरा इसने दिया, तो ये जो इस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहाँ इस वाले कार्बन पे आ गए, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो खुद का तो 1 इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव क्या है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का एक्स्ट्रा है इसके पास। अब ये जो है वो इनको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इतने डबल बॉन्ड पहले से ही है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाले यहाँ, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे, ओके। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ, और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कई सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, वो सॉरी नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इधर रिंग में सर्कुलेट हो गया, है ना। तो रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद के कारण जो फिनोक्साइड आयन है वो क्या है, स्थायी है। अतः फिनोल क्या है, अतः फिनोल क्या हो गया, मेरा अम्लीय हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, तो अल्कोहल में क्या होता है, ROH है, अगर वो जो है H पॉजिटिव देगा तो ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है, ठीक है, ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये एल्केन है ना, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया एल्कोक्साइड आयन।
तो ये एल्कोक्साइड आयन क्या है, स्थायी नहीं है, ठीक है, स्थायी नहीं है, इसके पास तो कोई रेजोनेंस नहीं होने का, नहीं इसमें, इसके पास कोई अनुनाद नहीं है, तो ये स्थायी नहीं है। इस कारण क्या है, जो एल्कोहल है वो क्या है, वो अम्लीय, ये अम्लीय नहीं है, मतलब ये क्या है, उदासीन है, बल्कि जो फिनोल था वो मेरा अम्लीय था, ठीक है। अगला देखो ये सिंपल सा CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, इसका यूपीएससी नाम है, ईथर है। ईथर में ऑक्सीजन के पास देखते हैं इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो इस वाले में ऑक्सी लगाएंगे और इसको एल्केन के रूप में लिखेंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन है तो एथोक्सी, और इधर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा इसका एथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है कि 0.1 मोल यूरिया और 0.1 मोल NaCl में से किसका परासरण दाब अधिक होगा, ठीक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो जो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है, परासरण दाब होता है, थोड़ा सा फोकस मार भाई इधर, परासरण दाब होता है पाई बराबर ICRT। आई क्या है, वानटाप गुणांक, सी सांद्रता, आर जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक, टी ताप। तो भैया आर सब के लिए सेम रहेगा, टेम्परेचर दोनों का सेम है, और सी सांद्रता जो है यूरिया के लिए भी 0.1 मोल दिया है, मोल पर लीटर इसका मतलब, और जो यूरिया हो चाहे NaCl हो, ठीक है, दोनों के लिए क्या है 0.1 मोल है। बट जो NaCl है ना, NaCl जो है टूट के Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव 2 आयनों में टूट जाएगा, ठीक है, 1 से 2 आयन बन गए, ठीक है, तो इसके लिए I की वैल्यू वानटाप गुणांक है 2 है, जबकि यूरिया के लिए, अब यूरिया तो आयनित होगा नहीं, ठीक है, यूरिया के लिए I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 1 ही होगी, जबकि इसके लिए 2 होगी, यानी जो NaCl का जो परासरण दाब होगा वो यूरिया से क्या होगा, लगभग लगभग क्या डबल होगा, बिल्कुल पूरा, ठीक है। तो I की वैल्यू क्योंकि 2 है NaCl के लिए, यूरिया के लिए 1 ही है, तो इसीलिए जो परासरण दाब होगा वो NaCl का अधिक होगा, क्योंकि उसके लिए वानटाप गुणांक है डबल है, दुगुना है, ठीक है, ये कारण है। अगला क्वेश्चन है कि एथेनामीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनामीन का फॉर्मूला बताओ, कई लोग पोज करके बताओ। पहली है NaNO2 और तनु HCl, और दूसरा है हिंसबर्ग अभिकर्मक। देखो एथेनामीन होगा CH3 CH2 और NH2। अब देखो इस अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया इसको किसके साथ करनी है, NaNO2 और प्लस में HCl इसके साथ। तो देखो NaNO2 जो है वो HCl के साथ मिलके बना लेता है HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, क्या, नाइट्रस अम्ल, और प्लस Na के पास आ जाएगा Cl, प्लस NaCl, ओके। अब जो ये HNO2 है, एथेनामीन CH3 CH2 NH2, इसके पास आएगा ये HNO, बोलेगा अपने पास साथ कि मैं अपने साथ लाया हूँ भैया, कि उसको बोला HCl को भी लाया हूँ, ठीक है, तो ये मिलके इसके साथ जो है क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड NCl निगेटिव, ये कान बनाएगा N और Cl निगेटिव, ठीक है। अब क्या है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, प्लस 2H2, ठीक है, ये इतना ज़्यादा स्टेबल है नहीं, तो H2O की उपस्थिति में क्या होगा, ये अपने से बोल लेगा कि भाई मैं बना लेता हूँ CH3 CH2OH, ठीक है, एथेनॉल बना लेता हूँ, प्लस N2 गैस को बाहर फेंक दो और प्लस HCl बाहर फेंक दो, ये बन गया। अब संतुलित अभिक्रिया लिखनी है तो क्या लिखेंगे, इधर की साइड लिखेंगे CH3 CH2 और NH2 प्लस NaNO2 और प्लस HCl, ठीक है, एंड में फाइनली क्या बना, CH3 CH2OH बना है, ठीक है, तो CH3 CH2OH ये बन गया एथेनॉल, और प्लस N2 गैस निकली बाहर है, N2 गैस बाहर निकली, और जो है HCl, तो देखो इधर अगर ये जो है निकल रहा है तो इधर जो है यूज भी हो गया था, तो Na का और Cl का एक NaCl बना था इधर, तो NaCl बन जाएगा, ठीक है।
तो देखो बैलेंस होगी क्या, CH3CH2OH और N2NaCl, एक H2 और बनेगा, है ना, प्लस H2O। ये रिएक्शन होगी मेरी। ओके, पर समझ में तो आई क्या क्या हुआ। NaNO2 और HCl से HNO2 बनता है, HNO2 HCl मिलके ये बनाते हैं, ठीक है, इसको डाइएन्जोनियम लवण बोलते हैं। और ये जो है, क्योंकि अगर बेंजीन होती है थोड़ा स्टेबल होता है, बाकी ये अनस्टेबल है इसके आर की उपस्थिति में, तो ये बन गया एथेनॉल और N2HCl इसने बाहर निकाल दी। ये हो गया टोटल। अब सेकंड अभिक्रिया थी इसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक से। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। बताओ हिंसबर्ग अभिकर्मक फॉर्मूला क्या होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक, यह बेंजीन और इसके साथ SO2Cl, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया एथेनामीन से करवानी है, ठीक है, CH3CH2NH2। एक काम करता हूँ, NH2 को इधर लिख लेता हूँ, है ना, NHH, ये हो गया NH2 और CH2CH3, ये एथिलामीन है, CH3CH2NH2। अब देखो H बोल लेगा इसको Cl को कि आजा बेटा मेरे पास आ जा, आओ प्यारे पास हमारे, HCl निकाल लो बाहर, ठीक है। बाकी ये सारा इसके साथ जुड़ जाएगा, SOO ऐसे, और ये NH, ठीक है, और CH2CH3 ये जुड़ गया इसके साथ। तो ये ऐसे एथिलामीन अभिक्रिया करेगा हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएगा, HCl बाहर कर देगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 के सब क्वेश्चन है P ब्लॉक से, वो कटा हुआ है बेचारा, तो वो सिलेबस में है नहीं। अब ये 6 का ख है, ये कह रहा है डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए तथा IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ये क्वेश्चन है। तो डी ग्लूकोज CHO CHOH 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 और CH2OH, ये हो गया डी ग्लूकोज, ठीक है। कितने OH है, 5 OH होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब IUPAC नाम कह रहा है इसका, लिखो। तो IUPAC नाम देखो, CHO समूह एल्डिहाइड वरीय तो C को दी जाएगी डी ग्लूकोज, ठीक है। तो 1 तो इधर, 2 3 4 5 और 6, तो सारे के 2 से लेके और 6 तक हर कार्बन पे OH समूह लग रहा है, ठीक है। तो नाम हो जाएगा इसका 2 3 4 5 6, 5 बार हो गया, तो पेंटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, और क्या है 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, हेक्सेन, और CHO एल्डिहाइड समूह के लिए क्या लगता है, अल लगता है, तो हेक्सेन हेक्सेनल हेक्सेनल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानल, ओके। तो कह रहा था कि इसकी संरचना बनाओ, IUPAC नाम बताओ, और हम कैसे प्रूव करेंगे कि इसमें एल्डिहाइड समूह है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, हम इसकी अभिक्रिया जो है टोलेंस अभिकर्मक के साथ करवा देंगे, ठीक है। MH3 का ट्वाइस OH 2, तो टोलेन अभिकर्मक, देखो टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया क्या करते हैं, एल्डिहाइड करते हैं, कीटोन्स तो करते नहीं। तो ये क्या होगा, टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा, उसमें क्या होगा, सिल्वर नीचे बैठ जाएगा, सिल्वर नीचे बैठ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा अभिक्रिया होगी, ठीक है। क्या होगा, इसका एल्डिहाइड समूह का इसकी वजह से ऑक्सीकरण हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। बाकी सब कुछ CHOH 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 के 4
और CH2OH, बाकी सारा सेम। ठीक है, तो CHO समूह का पता करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक से करवा देंगे। ठीक है, इससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें क्या है, CHO समूह है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह है। अब अगला है अथवा में कह रहा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, प्रोटीन के विकृतीकरण पर, ज्विटर आयन पर और प्रोटीन के उपयोग पर। देखो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, देखो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को या तो हम गर्म कर दे, उसमें एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया या यूवी रेज डाल दी या एक्सरे डाल दी। ठीक है, गरम गरम कर दिया अगर उसको, तो उससे क्या होगा, वो अपनी रासायन जो जैविक क्रियाशीलता है, ठीक है, जो प्रोटीन जैविक क्रियाशील है, तो जैविक क्रियाशीलता खो देता है। ठीक है, प्रोटीन जैविक क्रियाशीलता खो देता है, खो देता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन की जो द्वितीयक या तृतीयक या 4 डिग्री संरचना है, ठीक है, संरचना भंग हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, यानी प्रोटीन को गर्म करने पर या उसमें एसिड बेस या यूवी रेज ऐसा कुछ डाल दे, तो जिससे प्रोटीन क्या अपनी जैविक क्रियाशीलता खो देता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। इससे इसकी जो 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री संरचना है वो भंग हो जाती है, लेकिन जो 1 डिग्री है वो अप्रभावित होती है। 1 डिग्री संरचना अप्रभावित होती है। इससे क्या होता है, अब जो प्रोटीन है मेरा वो अविलय हो जाता है। ठीक है, अविलय हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे अगर अंडा उबलना, ठीक है, और दूध से दही बनना, शायद ये भी इसका एग्जाम्पल है, बट ये तो पक्का है ही। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और जो है ये अभिक्रिया सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, मतलब अनुत्क्रमणीय मतलब जो इरिवर्सिबल होती है। जैसे मतलब जो प्रोटीन है वो विकृत हो तो जाएगा, बट दोबारा से सही नहीं होगा, मतलब ठीक है, दोबारा से जैविक क्रियाशीलता प्राप्त नहीं करने का, मोस्टली 1-2 एक्सेप्शन भी होंगे। तो ये होता है प्रोटीन का विकृतीकरण। अब नेक्स्ट है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या है, तो देखो ये जैसे मेरा कोई भी एमिनो अम्ल है, ठीक है, इधर NH2 समूह, इधर COOH। ठीक है, ये एमिनो एसिड है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल का ही जो है ज्विटर आयन द्विध्रुवीय रूप है। द्विध्रुवीय क्या होता है, जब उस पर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, तो ये हम कह सकते हैं इसका आंतरिक लवण है। ठीक है, देखो ये एसिड समूह है, इधर ये बेस है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, एसिड है COH समूह, और ये ग्रहण कर सकता है, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल के इधर चला जाएगा। ठीक है, CH, और इधर CO निगेटिव, और इधर NH3 इस पे पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हम ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन। बस यही चीज़ है कि एमिनो अम्ल का द्विध्रुवीय रूप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जब मतलब एमिनो अम्लों का आंतरिक लवण। ठीक है, मतलब इधर ही इसके एसिड ग्रुप की बेस ग्रुप का अभिक्रिया होकर ये बन गया ज्विटर आयन। अगला है प्रोटीन का उपयोग। ठीक है, प्रोटीन के उपयोग, तो प्रोटीन का उपयोग ये आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, वैसे मसल्स या टिश्यू के रिपेयरिंग में ये सब होगा। एंजाइम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन से होते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। तो इसके जो उपयोग है वो आपको खुद से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है 7 का, क्या है कि बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड पर NH2 यानी हाइड्रोजन टोलेन अभिकर्मक तथा NaOH की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके जी, तो जी देखिए ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CO समूह,
ठीक है, और इधर ही इसके साथ H यानी CHO। तो ये हो गया मेरा बेंजल डिहाइड। क्या है? बेंजल डिहाइड, है ना, बेंजल डिहाइड, ये हो गया बेंजल डिहाइड। ओके, अब इसकी रिएक्शन किस किस के साथ देनी है? एक तो NH2 हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसे लिख दे, H2 इधर लिख दे, NH2 और NH2, ठीक है। तो कोई H2 इधर ये हो, ठीक है, ये बोलेगा बेटा मेरे साथ आओ, H2O बना लेते हैं, ठीक है। तो ये H2O बाहर हो गया और CH डबल बॉन्ड NH2 यहाँ, और ये बेंजीन, ठीक है। ये होगी इसकी NH2 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया इसकी लिखनी है किसके साथ? टोलेन अभिकर्मक के साथ। तो इधर CHO ये हो गया बेंजल डिहाइड, और इधर टोलेन अभिकर्मक लिख लेते हैं, AgNH3 का ट्वाइस, ओके, और OH। टोलेन अभिकर्मक क्या करेगा? इसको CHO समूह को ऑक्सीकृत करवा देगा, COOH बना देते हैं, ठीक है। मैन काम सिल्वर नीचे बैठ जाएगा और बाकी अमोनिया निकल जाएगा, 2 दूनी 4, कच्चप कच्चप कच्चप, और वाटर H2O सा। तो ये है, मतलब भाई एल्डिहाइड है तो टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन देगा ही, और रिएक्शन देगा तो क्या बनेगा? टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन देके मेन चीज तो है कि सिल्वर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ये जो CHO समूह है वो ऑक्सीकृत होकर COH बन जाएगा, बाकी इसमें से जो जो चीजें निकलेगी, वाटर निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, ये है। और अगली है NaOH के साथ। NaOH के साथ ये क्या अभिक्रिया देगा भाई? कैनिजारो अभिक्रिया देगा, ठीक है। CHO, ठीक है, और 2 ले लेते हैं प्लस NaOH, ठीक है, 50% ऐसा कुछ होता है। तो क्या होगा? एक CHO तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, COONA ये बन जाएगा, और दूसरे वाला अपचयित हो जाएगा, बेंजील अल्कोहल बन जाएगा, CH2OH, ये हो गया, ठीक है। अभिक्रिया का नाम क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, ये हो गई। अब अगला है इसके साथ अथवा में कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखे। भाई एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO होता है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन एथेनल हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो है NaHSO3 का योग NaOH के साथ अभिक्रिया देगा, ये एल्डोल संघनन NH2NH2 के साथ अभिक्रिया, और चौथी HCN के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके जी, ठीक है। तो देखो ये हो गया CH3COH, ये एसिटल्डिहाइड हो गया अपना, प्लस NaHSO3, इसका H जो है ये O के पास जाना चाहता है, ये कहता है कि भैया O के साथ मिल के OH बना लेते हैं, ठीक है। इधर ही H है इसका, और बाकी SO3 Na, इसको बोलते हैं NaHSO3 का योग, ठीक है। H तो इसका O के साथ, बाकी SO3 Na इधर आगे दूसरे, भाई 2 बॉन्ड है ना, इधर तो OH का एक ही बॉन्ड रहेगा, दूसरे बॉन्ड में SO3 Na होगा। तो पहली तो ये होगी। दूसरी अभिक्रिया होनी NaOH के साथ। तो NaOH के साथ अभिक्रिया कैसे करता है? NaOH का तो उपस्थिति बहुत है इसके लिए, ठीक है। प्लस दूसरे वाले CH3 को ऐसे लिख लेते हैं हम, CH3, ठीक है, और CHO। NaOH की उपस्थिति में क्या होगा? एल्डोल संघनन होगा, ये H जो है ये कहता है कि मैं इस ऑक्सीजन के पास चला जाऊँ, ठीक है। CH3C हम क्या करेंगे? यहाँ OH बना लेंगे, बाकी अब इसका एक बॉन्ड है, ये आगे इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा C, इस कार्बन के साथ HH2 लगे हुए हैं 2, ठीक है, HH2, और इधर आगे CHO, ठीक है, ये बन जाएगा CH3CHOH CH2 CHO। नाम क्या है सभी की जगह? एल्डोल संघनन। अगली क्या है? NH2NH2 के साथ। तो NH2NH2 के साथ जैसे इसने बेंजल डिहाइड ने करी थी वैसे ही करेगा। ये रहा मेरा एथेनल CH3CHO, ठीक है, और ये रहा मेरा NH2NH2। तो NH2 का H2 जो है इसके O के साथ भेज दो, H2O बना के, ठीक है, और क्या बचेगा? CH3, इधर C डबल बॉन्ड, ये H है, ये C के साथ H लगो है ना,
ये ऐसे लिख लो इसको, चाहे CH3CH डबल बॉन्ड O, और इधर इसको ऐसे लिख लो H2NH2, तो जल तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये N और NH2, ये अभिक्रिया होगी इसकी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये बना दिया। और लिखनी थी HCN के साथ, तो HCN का भी योग, ठीक है, ये रही HCN के साथ अभिक्रिया। H इधर O के पास CH3CH, ये OH हो गया, और इधर इसके साथ CN हो गया, ये HCN के साथ अभिक्रिया है इसकी, होगी डन 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 डन। अब देखो साथ का क्या, देखो कि ये कह रहा क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन के Cl परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है, ठीक है। इसका कारण है कि इसके पास द्विबंध गुण, कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, चरित्र, द्विबंध चरित्र पाया जाता है क्लोरोबेंजीन के Cl के पास। काहे, देखो जो क्लोरोबेंजीन का Cl है, क्लोरोबेंजीन E है, ये ऐसे बना लेते हैं, तो ये जो है बाबूजी क्या करता है, रेजोनेंस करता है, ठीक है। इधर इधर इलेक्ट्रॉन, ये इधर, ठीक है, तो Cl इसके पास कहाँ आएगा भाई, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन दिया डबल बॉन्ड, इधर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आगे ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो यहाँ, और ये वाले यहाँ पे, ठीक है। तो Cl पे तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इधर Cl पॉजिटिव है, और जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और अगले में क्या करेगा, ये यहाँ पे दे दो भाई, इसके वापस कर दो, तो क्या होगा, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर Cl, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अगर हम इन सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं, तो क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है, मतलब इसके पास क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हल्का सा निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और डबल बॉन्ड पूरे में वो घूम गया। ओके, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसके पास क्या है, द्विआबंध चरित्रम, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। जबकि जो क्या किसका था, क्लोरोएथेन का था CH3CH2Cl, इसके पास क्या है, इसके पास तो सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। तो इसकी तुलना में ये कम क्रियाशील है, मतलब ये अधिक शक्तिशाली तरीके से जुड़ा है, किसकी वजह से, द्विबंध चरित्र की वजह से इसके। ओके, अब कह रहा आगे कि क्लोरोबेंजीन की Cl2 तथा सांद्र H2SO4 के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एक क्लोरीनीकरण, एक सल्फोनीकरण। ओके, तो ये क्लोरोबेंजीन है Cl2, और जो है FeCl3 की प्रेजेंस, क्या होगा, ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। बेंजीन में बहुत सुंदर बनाता हूँ एज यू नो, देखो या तो यहाँ से H हटेगा, एक Cl यहाँ से हटेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा ये, ठीक है, या फिर पैरा पे भी जुड़ेगा, ठीक है। देखो चांस जो जो भी Cl पॉजिटिव जो मेरा इलेक्ट्रॉन से नहीं है, उसके चांस जो है ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक करने के, वो पैरा पे भी, ठीक है। ऑर्थो जब कि दो दो है, और पैरा जो है एक ही है, फिर भी ये उत्पाद जो है वो मुख्य बनता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो वो क्या, वो इधर इस वाले यहाँ पे जाना चाहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला मुख्य बनेगा, ये वाला अल्प बनता है। अगला है H2SO, सांद्र H2SO4 के साथ तो उसमें क्या होगा, सल्फोनीकरण होगा। तो ये क्लोरोबेंजीन होगी प्लस H2SO4, ठीक है। क्या होगा, H एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ H2O बार, और ऑर्थो पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, SO3H, यानी सल्फोनिक अम्ल बनेगा, ऑर्थो व्युत्पन्न और पैरा SO3H,
ये हो जाएगा। अब इसके साथ अथवा में कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। तो उपयोग वाला क्वेश्चन तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। ये दो बता रहे हैं, हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया और वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो यही देख लो, जो हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन है वो कहाँ पे होते हैं, ये अगर हम बना के दिखाने देना स्ट्रक्चर्स, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन के लिए तो है, तो वो कहाँ पे होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये क्या है, रेजोनेंस के कारण जो Cl के इलेक्ट्रॉन है वो क्या रिंग में घूम गए ना निगेटिव, इसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट, यानी अपनी तरफ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग के अंदर। बट ये Cl बहुत खतरनाक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी तो है इसका, प्रेरणिक प्रभाव, क्योंकि ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने खींचेगा भी। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट है। तो कुल मिला के ये जो है प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को इस बेंजीन रिंग से दूर भी अपनी ओर भी खींचना चाहता है। तो वैसे तो ये थोड़ा अक्रियाशील कर देता है, मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन होता है तो वो कहाँ पे होता है, वो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे होता है। ठीक है, और ये देखो ये दोनों क्या, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन ही तो है, और क्या बनता है, ऑर्थो और पैरा भी उत्पन्न बनते हैं। ठीक है, जिनमें जो पैरा का उत्पाद है वो मुख्य होता है। हो गई टिप्पणी इस पे सेम टू सेम। जी हाँ, सच कह रहा हूँ मैं, यही है। इसके अलावा आप नाइट्रीकरण का एग्जाम्पल दे सकते हो, उसमें NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन ही तो इसका। अगले देखो वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया का अगर एक हेलोएरिन हो, ये जैसे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और एक हेलो एल्केन हो जैसे CH3Cl, ठीक है, तो ये सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण जो है ये हेलोजन परमाणु NaCl के साथ पहुंच जाएंगे, Cl दोनों, और ये CH3 और ये बेंजीन आपस में जुड़ के बना दिया CH3 बेंजीन, मेथिल बेंजीन। इसका एक साधारण नाम भी है बहुत फेमस, वो क्या है, टोलुइन। ठीक है, टोलू। ओके, तो ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया मेरी वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया है, वुल्टज फिटिंग। तो इस तरीके से हमारा सेट 2 होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपके साथ सेट 3 में, तब तक दीजिए आज्ञा। बोले जय सिया राम, जय सिया राम।